एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ पीछे की चीज़ें कवर अप की थी। तो इस वीडियो में जो कवर अप करने जा रहा हूँ उसको देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग अभी कवर अप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पहली वीडियो में बताए थे, फिर मैंने उसके बाद बताया कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग कुछ चीजें बताई थी। आज हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, अब बात करता हूं। सुपरपोजिशन वर्ड का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने बता रखा है किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उस वर्ड की मीनिंग समझ लो। अगर उस वर्ड की मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो वो हेल्पफुल होगा। क्यों हेल्पफुल होगा? क्योंकि अगर वो वर्ड अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसकी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि एक कोई चीज, मान लो अगर मेरे पास चार्जेस हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। अगर वो चार्जेस जनरली क्या करेंगे, अगर वो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो चार्जेस क्या करेंगे, फोर्सेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, हर चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कूलम्स लॉ ने जो बताया था, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं तो उनको मैं क्या कर सकता हूं, उन पे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। बट अगर मोर देन चार्जेस है, मान लो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 बहुत सारे चार्जेस है, ये हर चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल अट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका मुझे नेचर नोन नहीं है। इनका मुझे नेचर नोन नहीं है तो मैं यहाँ पे उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स अप्लाइड होने वाली है। तो कोई भी हर चार्ज एक दूसरे पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाइड करेगा। तो जनरली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये बताती है कि जब मोर देन 2 चार्जेस होंगे तो फोर्स कैसे उस पे अप्लाइड होने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ 2 चार्जेस अप्लाइड अ फोर्स ऑन वन अनदर देन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज डजंट अफेक्ट। अब ये थोड़ी सी अजीब सी बात लगेगी कि जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा होता है, जैसे कि कूलम्स लॉ ने ये चीज हमें बताई थी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होता है वो होता है हमारे पास, ये Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज ले लो, ये दूसरा Q2 चार्ज ले लो। तो F इक्वल टू होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये तो दो चार्जेस के लिए हो गया। अगर यहाँ पे 3 चार्जेस होंगे और चार्जेस होंगे तो क्या होगा, मतलब 3 4 5, तो मान लो यहाँ पे इसको Q3 बोल दो, इसको Q4 बोल लेते हैं, इसको Q5, इसको Q6 एंड इसको एक और लगा लेते हैं Q6। तो अगर मोर देन चार्जेस होंगे 2 से ज्यादा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। मतलब कि यहाँ पे हर चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहती क्या है कि जो ये Q1 और Q2 पे जो फोर्स लग रही है, जो कूलम्स लॉ ने हमें डिराइव करके बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहती है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही होगी वो तीसरे चौथे या कई सारे चार्जेस के आने की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। अब ये कैसे हो सकता है कि अगर दूसरा चार्ज आ गया और उसके वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? जनरली नेचर में कुछ चीजें ऐसे काम करती हैं जिनका एक्सप्लेनेशन अगर कंप्लीटली बोलूं तो नहीं दिया जा सकता। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है। अब मैं कह रहा हूं एक तीसरा चार्ज आ गया तो वो इन दोनों पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे भी, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। एक और चार्ज ले लो, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जब हम लोग फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा ये Q1 है और Q2, ये दोनों अपने पे जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो इन Q3 या Q4 के आने से डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये जनरली हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के लिए इस चीज को रखा है, क्योंकि हम लोगों को फोर्स को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। फोर्स को हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन फोर्स है। तो अगर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं तो उनको हमें रिजॉल्व करने का जो मैथमेटिकल तरीका है वो हमारे पास नहीं है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प लेते हैं कि जब बहुत सारे चार्जेस की बात होगी तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो डायग्राम में यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना सकते हो कॉपी में नोट्स के लिए। तो कॉपी में नोट्स के लिए डायग्राम सफिशियंट है, और जितना इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन भी उतनी सफिशियंट होने वाली है। जो सफिशियंट है उससे ज्यादा ना तुम्हें कोई बोर्ड्स में पूछेगा, ना इससे ज्यादा तुम्हें कोई लिखने की जरूरत है। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसमें। तो कंप्लीट चार्जेस के बीच जो फोर्सेस अप्लाइड होती है तो उसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं नेट फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हो जाएगी F12 F13
डैश 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 Fn तक, मतलब कि नंबर ऑफ फोर्सेस जो उसमें इंक्लूडेड है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन से कराऊंगा। अभी मैं कुछ चीजें और कवर अप कर लेता हूं, उसके बाद मैं एक एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करूंगा, जिससे और कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है, फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर बहुत सारी फोर्सेज हैं तो वहां पे क्या अप्लाइड होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग जनरली एक चीज सीख सकते हैं, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये मैंडेटरी है कि ये चीज समझ में आनी ही आनी चाहिए। क्या? जैसे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 कॉस थीटा। तो मान लो मेरे पास एक फोर्स है, एक मेरे पास फोर्स है, ये एक मिनट, लेट मी चेंज माई इंक। ओके, सी, अगर मेरे पास एक फोर्स लग रही है इधर की तरफ और दूसरी फोर्स है इधर की तरफ, तो इनके बीच में जो एंगल होगा, वो मेरे पास, अगर मैं इसको बोल रहा हूं F1 और इसको मैंने बोल दिया F2, अब बीच का रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका होता है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, दैट इज योर F वेक्टर। इसको मैं क्या बोल देता हूं F वेक्टर। तो याद रखना कि जब भी फोर्स लगेगी, अच्छा एक और चीज कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखना कि जब फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाइड होती है, अगर एक और फोर्स उस पे अप्लाइड होने लगेगी, तो हमेशा उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनेगा। वो एंगल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी फोर्स अप्लाइड होती है तो मान लो इसकी डायरेक्शन कुछ होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगी और इसकी डायरेक्शन कुछ होगी, तो इसके वजह से क्या होता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसी वजह से। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगी, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने की वजह से वहां पे एंगल तो आना ही आना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई फोर्स 2, 3, 4 या जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक एंगल पे लगने वाली हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से। फॉर्मूला जो कहता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला में अच्छे से याद रखना है, फॉर्मूले के टर्म्स में याद रखना है कि क्या कहता है। F1 इक्वल टू अंडर रूट F1, और अगर मुझे यहाँ पे अल्फा निकालना है, अल्फा मतलब, अच्छा अल्फा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे अल्फा ही हो, अल्फा की जगह तुम थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट यहाँ पे थीटा पहले से एक्वायर हो चुका है, तो यहाँ पे अल्फा से मैंने डिनोट कर दिया। तो कई सारे बुक्स में अल्फा थीटा दूसरे एंगल के डोनेशंस वहां पे नोटेशंस शो होंगे। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा F2 sin थीटा F1 प्लस F2 cos थीटा। ये एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, तो ये अच्छे से आना चाहिए कि ये दो एडिशंस, दो वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो आना ही आना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात करूं तो ये हमें कई जगह हेल्पफुल होने वाला है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसको भी एक बार अवेयर करा देता हूं। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पूछता, कहीं भी एग्जाम वगैरह में नहीं आने वाला, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लेते हैं बहुत डिटेल में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं समझ में आएगी तो आगे बहुत चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाली है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, उसको जरा ध्यान से समझ लो। अभी मैंने कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया कि अगर मेरे पास एक चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है Q1, एक मेरे पास चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। ये इस पे लगा रहा है F फर्स्ट ऑन सेकंड और ये इस पे लगा रहा है F सेकंड ऑन फर्स्ट। मतलब क्या है इसका, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो कूलम्स ने बता दिया हमें F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो बता दिया उन्होंने। अब यहां पे अगर मैं वैलिड रीजन पूछूं कि ये फोर्स आ कहां से रही है, फोर्स आने का मतलब कि कोई चीज वर्क कर रही है, वर्क करने का मतलब कि चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ तो होगा जो उन दोनों को ये अब करने के लिए प्रॉब्लम करने के लिए क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रहा है, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। मतलब क्या है कि अगर मैं एटम का बेसिक डायग्राम बनाऊं तो ये एटम हमारा न्यूक्लियस बीच में होता है, सराउंडिंग्स में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सराउंडिंग्स में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करते हैं, इतना तो हमें अच्छे से पता है, अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करते हैं और वो रिवॉल्व भी करते हैं सराउंडिंग द न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नेगेटिव होने के वजह से रिपेल करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एटम अनस्टेबल होता ना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
अट्रैक्ट कर लेते अगर ऐसा नहीं होता तो। ये नेगेटिव नेगेटिव होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब रिपल्शन का जो रीजन है वो रीजन हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एटम को अगर थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो तुम्हें ये चार्ज को मैं थोड़ा सा और डिटेल में दिखा देता हूं कि जो एक चार्ज होता है उस चार्ज के पास एक चार्ज के पास विजुलाइज या हाइपोथेटिकल एक फील्ड होती है जिसको हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग उसकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस क्यू एक चार्ज है तो उस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके पास, मतलब कि उसके सराउंडिंग में एक एरिया होगा जिसपे अगर कोई चार्ज दूसरा आता है तो वो क्या फील करेगा, एक फोर्स फील करेगा। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होती है और नेगेटिव के लिए क्या होती है, इनसाइड होती है। अब ये समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, अभी सिर्फ इतना समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इसके लिए अंदर की तरफ आती है, अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो ये चीज याद रखना है कि सराउंडिंग्स मतलब कि एक ऐसे सराउंडिंग जिसपे कोई दूसरा चार्ज आके फोर्स को फील करे उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये तो शॉर्ट में डेफिनेशन हो गई। अगर इस चीज को विजुलाइज करना है तो एक लाइव एग्जांपल, एक एग्जांपल दे देता हूं। अब चार्ज तो हम लोगों को दिखने से रहा, कभी भी चार्ज तो हमें दिखने से रहा, बट मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं जिससे हम लोग इस चीज को विजुलाइज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लो उसका। एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि हम लोग बचपन में मैग्नेट खेलते थे ना, बचपन में सबने मैग्नेट से तो खेला ही होगा। तो मैग्नेट को विजुलाइज कर लो। मैग्नेट को यहाँ पे विजुलाइज कर लेंगे तो हम लोग चार्ज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे। तो देखो मैग्नेट, मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और दूसरा क्या मेरे पास एक नॉर्थ और साउथ। तो जो ये मैग्नेट, एक मैग्नेट को जब, इस मैग्नेट को जब मैं मूव करता हूं, इस मैग्नेट को जब मैं इसके तरफ मूव करता हूं तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के होने की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे सेम केस को चेंज कर देता हूं, यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ साउथ और इस वाले मैग्नेट में साउथ ले लेता हूं तो सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे इसका रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ये चीज देखना कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, तब भी ये मैग्नेट आगे की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो हम लोगों ने ये चीज देख रखी है कि जब ये आगे की तरफ मूव करने लगेगा तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जनरली होगा क्या कि, अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल मैंने गलत दे दिया यहाँ पे, एक मिनट शायद दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे। एग्जांपल देख लो, यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करने का एक एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में जनरली है क्या कि अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, मेरे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल का और एक मैग्नेट है मेरे पास नॉर्थ साउथ पोल का। तो मैग्नेट एक दूसरे को ये जनरली क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। अगर मैं यहाँ पे सेम एक मैग्नेट ले आऊं नॉर्थ साउथ और यहाँ पे मैं ले आऊं साउथ नॉर्थ, अपोजिट डायरेक्शन चेंज कर दूं उसकी, तो डायरेक्शन जब मैं चेंज करूंगा तो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। तो जब हम लोग बचपन में खेलते तो यहाँ पे जब मैं इसको मूव करता हूं तो ये भी क्या होने लगता है, मूव करता है। बट याद रखना ये इसके कॉन्टेक्ट में नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते, मतलब ये दोनों पास पास नहीं होते हैं, ये इनके बीच में गैपिंग है। अब ये गैपिंग ही हमारे पास विजुलाइज मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमारे पास विजुलाइज क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी ही होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि एक चार्ज जब उसके पास में आता है, अगर वो माइनस का है तो वो अपनी तरफ उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अगर पॉजिटिव है तो वो उसको क्या कर लेता है, रिपेल कर देता है। तो यही फिनोमिना की वजह से चार्जेस क्या कर पाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा पाते हैं, और कूलम ने इसी चीज को समझाया था। तो यहाँ पे याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यहाँ पे समझ लो, डेफिनेशन इसकी समझ लो एक बार यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्या है कि द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q विच इज अनदर चार्ज Q नॉट। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा Q नॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट चार्ज ले सकते हैं, या कोई दूसरा कोई चार्ज लेके आऊं तो अगर उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और रिपल्शन उस पर अगर होता है तो उसी को हम लोग उसकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। The charge Q is called the source charge and the Q naught is known as the test charge। तो Q naught को हमेशा जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Q naught is a test charge। अच्छा, टेस्ट चार्ज मतलब है वो चार्ज, बट उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रखी हुई है क्योंकि वो टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। अब अपकमिंग वीडियोस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार डेफिनेशन उसकी पढ़ लेना, जो सराउंडिंग होती है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो, वो ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है।
अगर चीजों को ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे तो वो ज्यादा क्लियर आउट रहेंगी चीजें। अगर उसको रटोगे तो कितनी सारी डेफिनेशन रट लोगे, बुक में बहुत सारी हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या होती है, जो सराउंडिंग होती है किसी भी चार्ज के, जिसमें दूसरा चार्ज आके फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और डिटेल में समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक क्लियर रखना अपना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। चैनल अच्छा लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाने वाला हूं, तो कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। एक एक चीजों को कवर अप कर रहा हूं, धीरे धीरे कर रहा हूं, एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एक एक वीडियो में ज्यादा डिटेल में कंप्लीट करने की कोशिश कर रखी है यहाँ पे मैंने, कि सारी चीजें सबको क्लियर आउट रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।